नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें इससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश में करेंगे 3 जनसभाएं। अमित शाह बिहार और पंजाब में तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में करेंगे चुनावी रैली। अंतिम चरण के लिए विपक्ष ने भी लगाया जोर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज हिमाचल में 2 जनसभाएं। आप प्रमुख केजरीवाल पंजाब में करेंगे प्रचार। चक्रवात रिमेल के आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने की आशंका। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट आज दोपहर 12 बजे से 21 घंटे तक रहेगा बंद। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लू का कहर जारी। राजस्थान के फलौदी में पारा पहुंचा 50 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने 6 राज्यों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। बस के ऊपर गिट्टी से भरा ट्रक पलटा। 11 लोगों की मौत, 10 अन्य घायल। घटना की जांच जारी। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में लगी भीषण आग में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 27। एक लापता व्यक्ति की तलाश जारी। गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर से पुलिस ने हिरासत में की पूछताछ। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी डे केयर सेंटर में लगी आग में 6 बच्चों की मौत। बाकी सुरक्षित बचाए गए 6 बच्चों को अस्पताल में किया गया भर्ती। एक की हालत गंभीर। खेल की खबरों में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वांग ची यी से आज। पेरिस ओलंपिक से पहले सिंधु के लिए ये अहम मुकाबला। और आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, घोसी और बांसगांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं घोसी में पीएम एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के लिए और बांसगांव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की आज धुआंधार चुनावी जनसभाएं हैं और मिर्जापुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सुप्रभात। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, अब लोकसभा चुनाव जो है अंतिम चरण में पहुंच चुका है और 1 जून को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13 बची लोकसभा सीटों पर मतदान है। प्रधानमंत्री आज 3 जनसभाएं करने वाले हैं। मिर्जापुर के माहौल को जाने और यहाँ के चुनावी समीकरण को जाने तो क्या कह रहा है? आप देखें, जो मिर्जापुर है, वाराणसी और गोरखपुर, ये जो पूरा पूर्वांचल का इलाका है, यहाँ पर अंतिम और 7वें चरण में चुनाव होना है। वाराणसी के बगल चंदौली है, जहाँ से महेंद्रनाथ पांडे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल, अपना दल जो सहयोगी है एनडीए की, वो उम्मीदवार है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम महत्वपूर्ण उम्मीदवार इस चरण में हैं। पूर्वांचल के इलाके में 7वें चरण में मतदान होना है। गोरखपुर की बात करें, योगी आदित्यनाथ वहां से कई बार सांसद रहे मुख्यमंत्री बनने से पहले। वहां रवि किशन बीजेपी उम्मीदवार हैं, फिर से मौजूदा निवर्तमान सांसद हैं। काजल निषाद हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से। घोसी और बांसगांव की तो चर्चा हुई। देवरिया एक महत्वपूर्ण सीट है। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण सीट है जहाँ पर इस 7वें और अंतिम चरण में जो चुनाव प्रचार है वो अब एक तरह से कहे कि उसमें अब तेजी आएगी, चूँकि अब यही आखिरी चरण बचा है जिस पर पूरा जो राजनीतिक दल लगाएंगे। यही वजह देख रहे हैं कि आज 3 जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रखी गई है बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के लिए। और सबसे पहली सभा है मिर्जापुर में। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जो संयुक्त उम्मीदवार हैं, एनडीए प्रत्याशी हैं, अपना दल की उम्मीदवार है मिर्जापुर से। जी, अनुप्रिया पटेल को शैलेंद्र इस बार तीसरी बार मौका मिल रहा है। 2014 से लगातार जीतती आ रही है और भाजपा का अपना दल के साथ एक अच्छा रिश्ता भी रहा है। अनुप्रिया पटेल सांसद के साथ साथ मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। तीसरी बार जब उन पर भरोसा जताया गया है, चुनावी समीकरण क्या कह रहे हैं और कौन कौन उनके कड़े प्रतिद्वंदी कह सकते हैं वो हैं? जी देखिए,
अनुप्रिया पटेल 2014 में गठबंधन में आई थी, जब बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था 2014-19, और राज्य में भी जो सरकार रही, राज्य में जो चुनाव हुए 17 में और 22 में, तो अपना दल को एनडीए कोटे के तहत सीटें मिली थी। सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं। हम जानते हैं कि जो अनुप्रिया पटेल ने कुछ बयान हाल में दिए, उसको लेकर बड़ी चर्चा है, और उसके समर्थन में ओम प्रकाश राजभर जो सुबह सपा के मुखिया हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, वो भी खुलकर सामने आए। तो बड़ी चर्चा है अनुप्रिया पटेल के बयानों की, और 2014-2019 यहाँ से वो चुनाव जीत चुकी हैं। जब से एनडीए के साथ आई है, भाजपा के साथ आई है, तब से हम देख रहे हैं कि उनको लगातार चुनावी जीत हासिल हो रही है। राज्य में भी उनको जो सीटें मिलती है विधानसभा में, वो उस पर जो जीतने का जो प्रतिशत है वो एक शानदार रहता है। 2 सीटें मिली है अपना दल को लोकसभा चुनाव में, तो ऐसे में जरूर चाहेंगे। पिछली बार भी 2 सीटें मिली थी, दोनों सीट पर जीत दर्ज की गई थी। इस बार भी 2 सीटें मिली है, एक से खुद अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं। तो एक सीधा मुकाबला हम एनडीए बनाम जो इंडी गठबंधन है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बीच देख रहे हैं। न केवल इस सीट मिर्जापुर लोकसभा में, बल्कि अगर आप गोरखपुर की बात करें, चंदौली की बात करें, घोसी की बात करें, देवरिया की बात करें, गाजीपुर की बात करें, जहां पर देखें कि बहुत दिलचस्प मुकाबला है। शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1 जून को जब उत्तर प्रदेश की 13 बची लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, तो देखना होगा कि किस तरीके से चुनावी समीकरण बदलते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। किसान के खाते में सीधे 6,000। मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश के। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार और पंजाब में चुनावी प्रचार करेंगे। अमित शाह बिहार की काराकाट और सासाराम संसदीय क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। वहीं पंजाब के लुधियाना में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा उम्मीदवार के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 3 जनसभाएं करेंगे। नड्डा आज जहानाबाद, भोजपुर और नालंदा में 3 जनसभाएं करेंगे। नड्डा जहानाबाद जिले से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। जहानाबाद में दोपहर करीब 12:15 बजे जनसभा होगी। इसके बाद नड्डा भोजपुर जाएंगे। यहां आरा के शाहपुर में दोपहर 2 बजे से चुनावी रैली होगी। दिन की तीसरी और अंतिम जनसभा नड्डा नालंदा में करेंगे। यहां शाम करीब 4:10 पर चुनावी रैली होगी। वहीं बात विपक्ष की करें तो लोकसभा के 7वें चरण के प्रचार में विपक्षी दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चुनावी रैलियां करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश के नाहन और ऊना में चुनावी जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में विपक्ष का प्रचार भी जोरों को पर पकड़ चुका है। अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के बलिया और सलेमपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव बलिया में सपा प्रत्याशी सनातन पांडे और सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाशंकर राजभर के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल आगामी 30 मई तक पंजाब में रहकर चुनाव प्रचार करेंगे। राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में एक साथ मतदान होना है। और अब मौसम से जुड़ी जानकारी। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र आज भीषण चक्रवाती तूफान रिमेल में बदल जाएगा। ये आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। इस दौरान अगले 4 दिन तक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य में कई जगह तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट को आज दोपहर 12 बजे से अगले 21 घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से के मैदानी इलाकों और मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। वहीं दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके चलते कई स्थानों पर पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पारा 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में सबसे अधिक 50 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बाड़मेर और जैसलमेर की बात करें तो यहाँ तापमान 48 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और असम के कई हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 27 मई को हीट वेव से लेकर भयंकर हीट वेव चलने की संभावना जताई है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर हीट वेव चलने की संभावना है। तो दिल्ली सहित उत्तर भारत में इस समय लू का कहर जारी है और जयपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, सुप्रभात। जयपुर की सुबह की बात करें, गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। साथ ही साथ अगर राजस्थान की बात की जाए तो कई जगहों पर 50 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है पारा। गर्मी से सब त्राहिमाम है इस समय। बिल्कुल भावना, राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। जिस तरीके से हर रोज़ यहाँ पर नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। राजस्थान के फलौदी शहर में जिस तरीके से तापमान 50 डिग्री पहुँच गया और इसके अलावा बाड़मेर में 48.8% और इसके अलावा जो जैसलमेर है, जैसलमेर में 48 रहा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोटा में, तो कोटा में 46.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और जयपुर की अगर बात करते हैं तो 43.8 जो डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। इस तरीके से जो यहाँ पर अब आने वाले दिनों में जिससे 25 तारीख से नौतपा की शुरुआत हो गई है, नौतपा के पहले ही दिन जो तापमान है उसने अर्धशतक लगा दिया, यानी कि 2 जून तक नौतपा की जारी रहेगा। और इस बीच में जिस तरीके से जो तापमान बढ़ रहा है, मौसम विज्ञान जयपुर ने कहा है जिस तरीके से कि आने वाले दिनों में जो तापमान है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है। इस तरीके से अगर हम राजस्थान में जो प्रशासन है, प्रशासन की तैयारियों की बात अगर करते हैं तो प्रशासन ने काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में जो हीट स्ट्रोक्स के जो मरीज़ आ रहे हैं उनके लिए व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं। हॉस्पिटल में अगर आप देखिए तो कूलर लगाए गए हैं और इसके अलावा पानी की व्यवस्था की गई है। कई सारे स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। आईसीयू में भी कई सारे बेड को आरक्षित किया गया है कि जो हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट आएंगे उनका उचित इलाज किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं जयपुर शहर की अगर बात करूं तो जयपुर शहर में भी प्रशासन ने काफ़ी कुछ कदम उठाए हैं जो गर्मी उससे बचाव के लिए। यहाँ के चौराहों पर टेंट लगाए गए हैं, यानी कि जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहाँ पर जो गाड़ियाँ आके रुकती हैं और धूप में काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वहाँ पर टेंट लगाए गए हैं ताकि उनको धूप कम लगे। और इस तरीके से जो जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था की गई है, प्याऊ लगाए गए हैं और इस तरीके से काफ़ी कुछ इंतज़ाम किए गए हैं। चिकित्सा विभाग की अगर हम बात करें तो वो आए दिन लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहा है और किस तरीके से क्या तैयारियां की जानी चाहिए इस पर बात की जा रही है। हालांकि कुछ मौतों की भी खबरें आ रही हैं। जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने मौखिक तौर पर कहा कि तकरीबन 12 लोगों की हीट स्ट्रोक से मौत हुई है, लेकिन विभाग ने अलग आंकड़े बताए। उनका कहना था कि तकरीबन 6 लोगों की मौत हुई है। तो इस तरीके से जो राजस्थान में है वो भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है और ये चीज़ें हैं। जी भावना।
जी, तो लू का प्रकोप लगातार जारी है। मोहम्मद अतीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। सूर्य घर से बिजली का बिल होगा 0। मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। खोटार थाना क्षेत्र में पूर्णागिरी दर्शन को ले जा रहे श्रद्धालुओं के ढाबे पर खड़ी बस के ऊपर गिट्टी से भरे ट्रक के पलट जाने से 11 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जांच की जा रही है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर में हुए सड़क हादसे का उन्होंने संज्ञान लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार कराने के निर्देश दे दिए हैं। गोला को जो रोड जा रहा है, वहाँ पर ऋषि ढाबा के पास में एक बस खड़ी हुई थी, जो कि जिसमें कि पूर्णागिरी के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। तो कुछ लोग ढाबे पे खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे। तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक है, वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया। जो अभी तक टोटल कैजुअलिटी जो 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CSC और शाहजहांपुर जिला अस्पताल है, वहाँ भेजा गया है। तो शाहजहांपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारे संवाददाता विकास सिंह ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हाजिर हैं। विकास, आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी किस तरीके के हालात हैं और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, अभी घायलों की क्या हालात है? जिस तरीके से आपको बता दें कि कल देर रात 11 बजे की तो विकास बता रहे थे कि किस तरीके से हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और रविवार की जो सुबह हुई है वो लगातार दर्दनाक हादसों की खबरों के साथ हुई है, जहां गुजरात के राजकोट में भी टीआरपी गेम जोन में कल लगी भीषण आग के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 27 हो गई है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पाया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि मामले से संबंधित सभी विभागों को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच करवाकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो राजकोट में भीषण आग लगी गेमिंग जोन में हमारी संवाददाता मेघना देव ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, सुप्रभात। आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल ये भीषण आग लगी है उसमें कई बच्चों ने जान गंवाई है, कई लोग घायल हैं, अभी क्या स्थिति है? जांच के आदेश दे दिए गए हैं, साथ ही साथ राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इसमें त्वरित कार्रवाई कराने का आदेश दिया है। जी, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौके पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जायजा ले रहे हैं कि क्या स्थिति है वहां पर, किस तरीके से हादसा हुआ है। और वो लगातार पूरी रात सभी अधिकारियों के संपर्क में थे और उसके साथ ही गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी मौके पर मौजूद थे रात को। और अगर हम देखें तो एक फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर मौके पर मौजूद थी। तकरीबन 4 बजे के आसपास, आज सुबह की बात होगी, 3:30 बजे के आसपास की बात है, जब वो सैंपल कलेक्शन कर रही थी वो टीम। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो लगातार जो एसआईटी का एक गठन किया गया रातों रात, और एसआईटी की भी जो इन्वेस्टिगेशन है और जो कार्रवाई है उसको रातों रात चालू किया गया, उसको रातों रात शुरू किया गया। भावना, यहाँ पर एक बहुत अहम जानकारी देना चाहूँगी। जो एसआईटी का गठन किया गया है उसमें खासतौर पर जो 5 अधिकारी हैं जिनकी अगुवाई में जो इस एसआईटी का हिस्सा है उसमें एडिशनल डीजीपी हैं पुलिस के। उसके साथ ही अगर देखते हैं तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं उसमें, और उसके साथ ही कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो गांधीनगर से हैं उनको भी इसका हिस्सा बनाया गया है। और उसके साथ ही एक इंजीनियर जो है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मकान और ये मार्ग और मकान विभाग के, उनको भी इसका हिस्सा बनाया गया है। और उसके साथ ही एक चीफ फायर ऑफिसर को भी इस एसआईटी का हिस्सा बनाया गया है। तो इससे ये देखा जा सकता है कि जो विभाग इससे संबंधित होंगे उन सभी विभागों के जो अधिकारी हैं या जो अगर हम कह सकते हैं एक्सपर्ट्स हैं जो इन विषयों को अच्छे से जानते हैं, उनको इस एसआईटी में रखा गया है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो भी लोगों को जो युवराज सिंह सोलंकी की बात हो रही है, जो इस गेम जोन के मालिक हैं, उनको भी तो मेघना बता रही है कि गुजरात पुलिस जो है एक्शन में आ चुकी है और एसआईटी का गठन हो चुका है। 5 लोग इस एसआईटी में शामिल किए गए हैं और जल्द आग का कारणों का पता लगाया जाएगा कि किस कारण ये आग लगी। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में शनिवार देर रात भीषण आग में 6 नवजातों की मौत हो गई है। एक बच्चा वेंटिलेटर पे है, जबकि घायल हुए 5 बच्चों का एक अन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के समय सेंटर में 12 नवजात भर्ती थे। दमकल विभाग के अनुसार कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद से ही सेंटर संचालक और कर्मचारी फरार है। तो नई दिल्ली में भी भीषण आग लगी है एक बेबी डे केयर सेंटर में, जहां 6 नवजातों की मौत हो गई है और बाकी के जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, वो अभी अन्य अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली से मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मुकेश, आपसे ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजकोट के बाद दिल्ली में भी भीषण आग से हादसा हुआ है बेबी डे केयर सेंटर में, मामले की क्या जांच शुरू हुई है या पता लगा पाए हैं कि आग किस तरीके से लगी? बिल्कुल भावना, एक दर्दनाक हादसा था। बीती रात 11:30 बजे के आसपास ये कॉल रिपोर्ट की गई थी फायर ऑफिस में कि एक बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगे, जिसमें 12 बच्चे हैं। एक बच्चा आग लगने के पहले ही मर चुका था और 7 जो है वो ब्रॉड डेड घोषित किए गए जब उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जो अन्य थे उनका उपचार अभी वहां चल रहा है, उनको रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो शॉर्ट सर्किट का और दूसरा जो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर थे, क्योंकि कोई 2 से 3 ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट की भी वहां लोकल जो पब्लिक थी और जो फायर ऑफिसर्स बता रहे हैं, उन्होंने जो देखा कि उसमें जो भयंकर आग थी
उससे आसपास की जो बिल्डिंग थी वो भी चपेट में आ गई थी भावना। और ये बहुत ही मतलब दर्दनाक है। जो नवजात शिशु ऐसी यूनिट में लेकर के जाया जाता है जिस हॉस्पिटल में जगह नहीं होती है, तो उनको अलग से एक सेपरेट केयर देने के लिए वहां पर भर्ती कराया जाता है। लेकिन जो वहां के कर्मचारी थे वो वहां से निकल गए, ओनर ने अपना फोन बंद कर लिया, वो वहां से गायब हो गए। अभी हमारी डीसीपी सादरा से बात हो रही थी, चौधरी जी ने बताया कि एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं और हर किसी को गिरफ्तार करके इस मामले की आगे गंभीरता से जांच की जाएगी। तो मुकेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विवेक विहार में भी एक बेबी डे केयर सेंटर में भीषण आग लगी है जिसमें 6 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं, खेल से जुड़ी खबर है। मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला आज चीन की वांग जी यांग से होने वाला है। पेरिस ओलंपिक से पहले पीवी सिंधु के लिए ये मुकाबला काफ़ी अहम है। ये मुकाबला आज सुबह 11 बजे के करीब होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।